पश्चिम बंगाल बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 मुगल साम्राज्य का संकट से जुड़ी छवि 1,53,127.jpg का लिंक में दिए गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर और उनका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है। 1. नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम वाक्यों से नहीं मिल रहा है? बेमेल ऑड वन आउट। उसके नीचे निशान लगाइए। इस प्रश्न में प्रत्येक समूह में एक ऐसा नाम है जो बाकी तीनों नामों के ऐतिहासिक संदर्भ मराठा, सिख या मुगल इतिहास से मेल नहीं खाता है। क. पूना, कोंकण, आगरा, बीजापुर। सही उत्तर आगरा या बीजापुर। ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर आगरा सबसे उपयुक्त बेमेल है क्योंकि पूना, कोंकण और बीजापुर पूरी तरह से दक्षिण भारत मराठा इतिहास के भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जबकि आगरा उत्तर भारत में मुगलों की मुख्य राजधानी था। ख. बंदा बहादुर, अफजल खान, शायस्ता खान, मुआज्जम। सही उत्तर बंदा बहादुर, क्योंकि अफजल खान, शायस्ता खान और मुआज्जम बहादुर शाह प्रथम सभी मुगल साम्राज्य या मुगल काल के मुस्लिम शासकों सेनापतियों से संबंधित हैं, जबकि बंदा बहादुर एक प्रसिद्ध सिख योद्धा और नेता थे। ग. अष्टप्रधान, वर्गी, मावले, खालसा। सही उत्तर खालसा, क्योंकि अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिपरिषद, वर्गी मराठा घुड़सवार और मावले शिवाजी के सैनिक सभी मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं, जबकि खालसा सिख धर्म और सिख गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। घ. रामदास, तेग बहादुर, जय सिंह, हरगोविंद। सही उत्तर जय सिंह, क्योंकि गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर और गुरु हरगोविंद सभी सिखों के पूजनीय गुरु हैं, जबकि जय सिंह आमेर के राजपूत राजा और मुगल सेनापति थे। ग. केश, कृपाण, कलम, कंघी। सही उत्तर कलम, क्योंकि केश, कृपाण और कंघी सिखों के पंज ककार 5 केस का हिस्सा हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा अनिवार्य किए गए थे, जबकि कलम इनमें शामिल नहीं है। 2. क खंड के साथ ख खंड का मिलान कीजिए। छवि 1,01,53,127.jpg का लिंक में क खंड के शब्द मिटे हुए हैं, लेकिन ख खंड के सामने लिखे गए अंकों और सही ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पूर्ण मिलान नीचे तालिका के रूप में दिया गया है। क खंड सही विषय। क खंड उत्तर शिवाजी, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी, प्रथम बाजीराव, हिंदू पातशाही, मराठा साम्राज्य का आदर्श, दक्षिण प्रांत, गोलकुंडा, मुगल दक्कन, दक्षिण का हिस्सा, नौटनौल, नारनौल, सतनामी विद्रोह, सलामी सतनामी, उत्तर पश्चिम सीमांत, पठान उपजाति, यूसुफजई और अन्य अफगान पठान कबीले। स्पष्ट मिलान सूची क्विक व्यू। 1. रायगढ़ राइट एरो शिवाजी। रायगढ़ शिवाजी महाराज की राजधानी थी, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ था। 2. हिंदू पातशाही राइट एरो प्रथम बाजीराव। पेशवा प्रथम बाजीराव ने हिंदू पातशाही के सिद्धांत का प्रचार किया था। 3. गोलकुंडा राइट एरो दक्षिण प्रांत। गोलकुंडा दक्षिण भारत दक्कन का एक प्रमुख राज्य था जिसे औरंगजेब ने जीता था। 4. सलामी सतनामी राइट एरो नौटनौल, नारनौल। नारनौल में मुगलों के खिलाफ प्रसिद्ध सतनामी विद्रोह हुआ था। 5. पठान उपजाति राइट एरो उत्तर पश्चिम सीमांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुगलों को पठान अफगान जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 मुगल साम्राज्य का संकट से जुड़ी नई छवि 1,53,129.jpg का लिंक में दिए गए प्रश्न संख्या 3 और 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में नीचे दिए गए हैं। इन्हें बोर्ड परीक्षा के शब्द सीमा 30-50 शब्द और 100-120 शब्द के अनुसार तैयार किया गया है। 3. संक्षिप्त 30-50 शब्दों में उत्तर लिखिए कि औरंगजेब के शासनकाल में क्या-क्या अर्थनैतिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। उत्तर औरंगजेब के काल में लगातार युद्धों, विशेषकर दक्कन युद्ध के कारण शाही खजाना खाली हो गया, जिससे गहरा आर्थिक संकट पैदा हुआ। राजनीतिक रूप से मुगलों की राजपूत नीति कमजोर हुई, मराठों और सिखों के साथ स्थायी दुश्मनी बढ़ गई और साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार होने से केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने लगा। ख. कब और किसके बीच पुरंदर की संधि हुई थी? इस संधि का क्या परिणाम हुआ था? उत्तर पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। परिणाम स्वरूप शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदार के रूप में भेजना स्वीकार करना पड़ा। ग. जाटों के साथ मुगलों का युद्ध क्यों हुआ था? उत्तर जाट मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा क्षेत्र के किसान थे।
मुगलों द्वारा अत्यधिक लगान कर वसूलने, आर्थिक शोषण करने और स्थानीय मुगल फौजदार अब्दुल नबी के अत्याचारों तथा धार्मिक असहिष्णुता के विरोध में जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह युद्ध कर दिया। घ शिवाजी के साथ मुगलों के द्वंद्व का कारण क्या था? उत्तर, मुख्य कारण बीजापुर और दक्कन दक्षिण भारत पर नियंत्रण का संघर्ष था। शिवाजी महाराज दक्कन में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जबकि मुगल सम्राट औरंगजेब पूरे दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति मुगलों के लिए बड़ी चुनौती थी। गौ बीजापुर और गोलकुंडा विजय के पश्चात मुगलों को क्या फायदा हुआ था? उत्तर, इस विजय से मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सुदूर दक्षिण तक हो गया और उन्हें भारी मात्रा में धन संपत्ति मिली। हालांकि इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि बीजापुर गोलकुंडा के अंत के बाद मुगलों का मराठों से सीधा टकराव शुरू हो गया, जो मुगलों के पतन का कारण बना। 4 विस्तार पूर्वक 100-120 शब्दों में उत्तर लिखिए। क मुगलों के विरुद्ध सिख कैसे अपने आप को संगठित किए थे? उत्तर, मुगलों की धार्मिक और दमनकारी नीतियों के कारण सिखों ने खुद को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित करना शुरू किया। शुरुआती संगठन 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर की मुगलों द्वारा हत्या के बाद सिखों में गहरा असंतोष था। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया। खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिखों को पंजककार, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण धारण करने को कहा और सभी पुरुषों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने का आदेश दिया। इससे सिखों में एकता और सैनिक भावना का संचार हुआ। बंदा बहादुर का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला, जमींदारी व्यवस्था का विरोध किया और पंजाब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर मुगलों को कड़ी चुनौती दी। इस प्रकार सिख एक धार्मिक समुदाय से एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य संगठन में बदल गए। ख मुगल काल के अंतिम समय में कृषि संकट क्यों बढ़ गया था? इस कृषि संकट का क्या परिणाम हुआ था? उत्तर, मुगल काल के अंतिम वर्षों में कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, जिसके मुख्य कारण और परिणाम निम्नलिखित हैं। कृषि संकट के कारण औरंगजेब के दक्कन अभियानों और लगातार युद्धों के कारण राज्य का खर्च अत्यधिक बढ़ गया था। इसकी भरपाई के लिए मुगलों ने किसानों पर कर, लगान का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मनसबदार और जागीरदार अपने ट्रांसफर के डर से किसानों से कम समय में अधिक से अधिक कर वसूलना चाहते थे, जिससे किसानों का बेरहमी से शोषण हुआ। कृषि संकट का परिणाम अत्यधिक शोषण से तंग आकर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, जिससे कृषि उत्पादन ठप हो गया। देश के कई हिस्सों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इस आर्थिक तंगी और गुस्से के कारण किसानों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जैसे मथुरा में जाट विद्रोह और नारनौल में सतनामी विद्रोह। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ग मुगल काल के अंतिम समय में जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था में क्यों संकट उत्पन्न हुआ था? मुगल साम्राज्य के ऊपर इस संकट का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर, जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी, लेकिन अंतिम समय में ये गहरे संकट बेजागीरी से घिर गई। संकट के कारण औरंगजेब के समय मनसबदारों, अधिकारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, लेकिन उनके वेतन के बदले दी जाने वाली जागीरें, जमीनें सीमित थीं। इसे जागीरदारी संकट कहा गया। अच्छी और ज्यादा आमदनी वाली जागीरें पाने के लिए मनसबदारों के बीच गुटबाजी और भ्रष्टाचार बढ़ गया। जागीरदार अपनी जागीर से ज्यादा धन वसूलने लगे। साम्राज्य पर प्रभाव इस संकट के कारण मुगल प्रशासन और सेना कमजोर हो गई, क्योंकि मनसबदारों ने नियमों के अनुसार सैनिक रखना बंद कर दिया। केंद्रीय नियंत्रण पूरी तरह नष्ट हो गया। अमीर और मनसबदार सम्राट के प्रति वफादार रहने के बजाय अपने निजी स्वार्थ देखने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया। घ सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सामग्रिक समग्र अवस्था के संदर्भ में आपकी अवधारणा क्या है? उत्तर, सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी विशालता के चरम पर तो पहुंच गया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो पूरी तरह खोखला और जर्जर हो चुका था। मेरी अवधारणा के अनुसार औरंगजेब की नीतियां दूरदर्शिता से परे थीं। उसकी दक्कन नीति, दक्कन का नासूर ने मुगल खजाने और बेहतरीन सैनिकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, क्योंकि वो 25 वर्षों तक दक्षिण के युद्धों में ही उलझा रहा। उसकी अनुदार धार्मिक नीति और जजिया कर फिर से लगाने के कारण राजपूत, सिख, जाट और मराठे मुगलों के कट्टर दुश्मन बन गए, जिससे आंतरिक शांति समाप्त हो गई। साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उस समय के यातायात और संचार साधनों से दिल्ली बैठकर पूरे भारत पर नियंत्रण रखना असंभव था।
संक्षेप में, औरंगजेब का काल ऊपरी तौर पर वैभवशाली दिखने के बावजूद मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य आधार बना। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 मुगल साम्राज्य का संकट से जुड़ी नई छवि 10,15,115.jpg का लिंक के उच्च चिंतन कौशल वाले प्रश्नों सोचकर लिखो के उत्तर नीचे दिए गए हैं। इन्हें बोर्ड के निर्देशानुसार रचनात्मक शैली में और 100-150 शब्दों की सीमा के भीतर तैयार किया गया है। सोचकर लिखो लगभग 100-150 शब्दों में। मान लीजिए आप एक मराठा सरदार हैं। आपके साथ एक जाट किसान से मुलाकात हुई है। मुगल शासन के विभिन्न पक्षों को लेकर इस जाट किसान के साथ अपना एक कथोपकथन वार्तालाप लिखो। उत्तर स्थान उत्तर भारत का एक सराय, समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मराठा सरदार मैं, राम भाई, मैं दक्षिण से आया हूं। सुना है मथुरा और आगरा के जाट वीरों ने दिल्ली के तख्त की नाक में दम कर रखा है, वहां क्या स्थिति है? जाट किसान राम प्रधान जी, मुगलों के स्थानीय फौजदारों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। खेती पर इतना भारी लगान कर लगा दिया है कि पेट पालना मुश्किल है। ऊपर से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इसीलिए हमने गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में हथियार उठा लिए हैं। आपके दक्कन में क्या हाल है? मराठा सरदार मैं, भाई हमारी कहानी भी अलग नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हम मुगलों की दमनकारी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। औरंगजेब पूरी ताकत लगाकर भी हमारे हौसले नहीं तोड़ पाया है। दिल्ली का प्रशासन अब अंदर से खोखला हो चुका है। मनसबदार केवल लूट मचाने में व्यस्त हैं। जाट किसान बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम और आप जैसे सभी पीड़ित वर्ग एक हो जाएं, तो इस अत्याचारी शासन का अंत निश्चित है। मराठा सरदार मैं, निश्चय ही। हमारी जंग जमीन और सम्मान दोनों की है। जय क्लिंग जी, जय भवानी। मान लीजिए आप औरंगजेब के दरबार के एक इतिहासकार हैं। आप मराठा, सिख, जाट और सतनामियों की लड़ाई के इतिहास को लिख रहे हो। किस तरह आप अपने लेखन में उन लड़ाइयों की व्याख्या करेंगे? उत्तर यदि मैं सम्राट औरंगजेब के दरबार का एक आधिकारिक इतिहासकार जैसे खाफी खान या ईश्वरदास नागर की तरह होता, तो मेरा लेखन अनिवार्य रूप से शाही दृष्टिकोण, मुगल समर्थक से प्रेरित होता। मैं इन लड़ाइयों की व्याख्या निम्नलिखित तरीके से करता। मैं अपने इतिहास ग्रंथ में इन सभी विद्रोहों को साम्राज्य के खिलाफ बगावत और शांति भंग करने का प्रयास करार देता। मराठों, विशेषकर शिवाजी महाराज को मैं विद्रोही और उपद्रवी लिखता, जिन्होंने दक्कन के समृद्ध मुगल प्रांतों में अशांति फैलाई। सिखों, जाटों और सतनामियों के संघर्षों को मैं किसानों या धार्मिक गुटों का अवांछित उपद्रव और राजद्रोह बताता, जो सीधे तौर पर आलमगीर औरंगजेब की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दे रहे थे। मैं लिखता कि किस प्रकार हमारे जांबाज मुगल जनरलों ने इन काफिरों और बागियों का दमन किया। हालांकि गुप्त रूप से मैं इस बात का भी संकेत देता कि इन निरंतर लड़ाइयों के कारण शाही खजाना खाली हो रहा है और साम्राज्य की सेनाएं थक चुकी हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य सम्राट की प्रशासनिक और सैन्य महिमा को अक्षुण्ण दिखाना होता। मान लीजिए आप एक अभिजात जागीरदार हैं। सन 17वीं शताब्दी के अंत में आपको क्या लगता है कि आपके जमीन के किसानों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? उत्तर सन 17वीं शताब्दी के अंत में एक अभिजात मुगल जागीरदार के रूप में मेरा व्यवहार अपने किसानों के प्रति अत्यंत कठोर, शोषक और व्यावहारिक होता। इसके पीछे गहरी प्रशासनिक मजबूरियां और जागीरदारी संकट होता। इस दौर में साम्राज्य में बेजागीरी, जागीर की कमी का संकट गहरा गया था। मुझे हमेशा ये डर सताता रहता कि सम्राट किसी भी समय मेरी जागीर छीनकर किसी अन्य मनसबदार को दे सकता है। चूंकि मेरा तबादला कभी भी हो सकता था, इसलिए मैं अपनी वर्तमान जागीर से कम समय में अधिक से अधिक राजस्व लगान वसूलने की कोशिश करता। किसानों के प्रति सहानुभूति रखने का मतलब होता शाही खजाने में कम कर भेजना, जिससे मेरी मनसबदारी खतरे में पड़ जाती। इसलिए मैं अपने कारिंदों अधिकारियों को निर्देश देता कि वे बलपूर्वक और सख्ती से कर वसूलें, चाहे फसल अच्छी हुई हो या अकाल पड़ा हो। परिणाम स्वरूप किसानों के प्रति मेरा व्यवहार दयाहीन होता। भले ही इस दमन के कारण किसान खेती छोड़कर भागने या विद्रोह करने पर मजबूर हो जाते।